नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम परमानंद है। तो चलिए अब यह कहानी परमानंद जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम परमानंद है और मैं उड़ीसा के उसी इलाके का रहने वाला हूं जहां घने जंगल जमीन से ज्यादा आसमान को ढकते हैं। आज मैं अपनी जिंदगी की किताब का वो पन्ना पलटने जा रहा हूं जिस पर लिखी इबारत को याद करके आज भी मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। यह उस भयानक सफर की कहानी है जिसने न सिर्फ मेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि मुझे यकीन दिला दिया कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं जिनके आगे इंसान की औकात एक सूखे पत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। आज जो खौफनाक हकीकत मैं आपके सामने बयां करने वाला हूं, वो मेरे साथ उस वक्त घटी थी जब मैं उड़ीसा के जंगलों से बेशकीमती साल और शीशम की लकड़ियों को काटकर दूर दराज की इमारती लकड़ी की मंडियों तक पहुंचाने का काम करता था। सीधे लफ्जों में कहूं तो मैंने अपना ट्रक एक ऐसे ठेकेदार के साथ लगा रखा था जो सरकार से जंगल के कुछ हिस्सों का ठेका लेता और वहां से लकड़ियों की कटाई करवाकर उन्हें बड़े शहरों के टिम्बर मर्चेंट को सप्लाई करता था। ये ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू करने से पहले मैं भी उन्हीं जंगलों में एक आम दिहाड़ी मजदूर की हैसियत से लकड़ियां काटने का काम करता था। कुल्हाड़ी चलाते चलाते कब सुबह से शाम ढल जाती थी पता ही नहीं चलता था। दिन के आखिर में जो मजदूरी हाथ आती थी उससे बस किसी तरह 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। मैं हर रोज उन बड़े बड़े ट्रकों को हसरत भरी निगाहों से देखता था जो हमारी काटी हुई लकड़ियों को अपने सीने पर लाद कर शहर की ओर गुर्राते हुए निकल जाते थे। मैं ड्राइवरों के हाव भाव देखता, उनकी बातें सुनता और मन ही मन यह हिसाब लगाता कि आखिर ये लोग कितना कमा लेते होंगे। लकड़ियां काटते काटते मेरे मन में यह ख्याल अपनी जड़ें जमा चुका था कि इस कुल्हाड़ी से मैं अपनी गरीबी की जड़ों को कभी नहीं काट पाऊंगा। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो मुझे भी इस ट्रक के स्टीयरिंग व्हील को थामना होगा। उस वक्त तक मैं यह अच्छी तरह समझ चुका था कि ट्रक ड्राइवरों की कमाई हम मजदूरों से कई गुना ज्यादा थी। उनकी जिंदगी में शायद आराम नहीं था, लेकिन उनकी जेब में पैसा था। यही सोचकर मैंने पाई पाई जोड़नी शुरू कर दी। सालों की कड़ी मेहनत और पेट काट कर की गई बचत के बाद मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि मैं किसी तरह डाउन पेमेंट देकर किश्तों पर एक सेकंड हैंड ट्रक खरीद सकूं। मेरे दिमाग में जब यह ख्याल पक्का हो गया तो मैंने और देर करना ठीक नहीं समझा। उस साल दिवाली के त्योहार पर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे आखिरी बड़ी खरीदारी की, एक पुराना लेकिन मजबूत ट्रक। मुझे ट्रक चलाना सीखने के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जंगलों में काम करते हुए जब भी कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी में लकड़ियां भरवा रहा होता तो मैं मौके का फायदा उठाकर उनसे थोड़ी बहुत ड्राइविंग सीख लेता था। कभी कभी जब मेरा काम जल्दी निपट जाता तो मैं किसी ड्राइवर के साथ हेल्पर बनकर शहर तक चला जाता और वापसी में अक्सर स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में होता। मुझे बचपन से ही बड़ी गाड़ियां चलाने का जुनून था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा खुद का एक ट्रक होगा। ट्रक लेने के बाद मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि यह ट्रक सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ भी लेकर आएगा जिसके बाद मुझे हर पल यही मलाल होगा कि काश मैंने यह ट्रक कभी न लिया होता। अगर मैं वो ट्रक न लेता तो शायद मेरी और मेरे दोस्त भोला की जिंदगी आज कुछ और ही होती। उस खौफनाक सफर की बुनियाद उस दिन पड़ी जब मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 2-1 साल हो चुके थे। जिस ठेकेदार के साथ मैं शुरू से काम कर रहा था उसे व्यापार में कोई बड़ा घाटा लग गया और वह अपना सारा कारोबार समेटकर कहीं और चला गया। अचानक मैं खाली हो गया। कई महीने बीत गए, कोई काम नहीं था। ट्रक की किश्तें सिर पर चढ़ रही थीं और घर का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा था। तभी मुझे खबर मिली कि जंगल का ठेका एक नए आदमी ने लिया है जो बहुत बड़े पैमाने पर लकड़ियों की कटाई करवा रहा है। ये खबर सुनते ही मैं बिना देर किए एक दिन अपना ट्रक लेकर उस नए ठेकेदार के पास जा पहुंचा। मैंने उससे काम के लिए बहुत मिन्नतें की और कहा कि मुझे बस दिन के 2-4 चक्कर मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाएगा। वह आदमी बड़ा ही घाघ और दुनियादार लग रहा था।
उसने पहले तो काम देने में बहुत आनाकानी की और जब तैयार हुआ भी तो बाजार के भाव से काफी कम पैसे लगा रहा था। लेकिन घर पर खाली हाथ बैठने से तो बेहतर था कि कुछ कमा लिया जाए। मैंने कम पैसों में ही काम करने के लिए हामी भर दी। लेकिन उसने मुझसे एक बात पहले ही साफ कर दी थी, देखो परमानंद, मेरा काम सिर्फ आसपास की मिलों का नहीं है। मेरा माल लंबे लंबे टूर पर देश के दूसरे कोनों तक जाता है। तुम यह काम अकेले नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने साथ एक भरोसेमंद खलासी हेल्पर रखना ही पड़ेगा, जो रास्ते में तुम्हारी मदद कर सके और जब तुम आराम करो तो गाड़ी का ध्यान रख सके। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मेरे गांव में ही एक लड़का था जिसका नाम भोला था। भोला मेरे बचपन का जिगरी दोस्त था। वह भी मेरी ही तरह घर पर बेरोजगार बैठा था और किसी काम की तलाश में था। मुझे लगा कि अगर वह मेरे साथ चलेगा तो उसका भी घर चल जाएगा और मुझे भी एक ऐसा साथी मिल जाएगा जिस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकता हूं। जब मैंने भोला को बताया कि उसे मेरे साथ ट्रक पर खलासी का काम करना है तो वह एक पल में ही खुशी से उछल पड़ा। उसके लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था। जैसे ही भोला ने काम के लिए हाँ कहा, मैंने तुरंत ठेकेदार को फोन करके इत्तला कर दी कि खलासी का बंदोबस्त हो गया है। अब आप मेरी गाड़ी भरवा दीजिए ताकि मैं आज से ही काम पर लग सकूं। उस वक्त मेरे मन में भविष्य को लेकर कई सुनहरे ख्वाब तैर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस जंगल से लकड़ियां भरवा कर निकलने वाला मेरा पहला ही चक्कर मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और आखिरी लंबा सफर बन जाएगा। उस दिन ठेकेदार ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, परमानंद, तुम्हें यह लकड़ियां उड़ीसा से असम लेकर जानी है। असम का नाम सुनकर मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। ये एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला रास्ता था। ठेकेदार ने आगे अपनी बात पूरी की। असम में हाथ से बने नक्काशीदार फर्नीचर की बहुत मांग है। वहां के कारीगरों को ऐसी मजबूत और रेशेदार लकड़ी चाहिए होती है जो सालों साल चले, और हमारे उड़ीसा के जंगलों की लकड़ी इस काम के लिए सबसे उम्दा मानी जाती है। ये तुम्हारा पहला लंबा चक्कर होगा, इसलिए पैसे भी बाकी चक्करों से अच्छे मिलेंगे। पैसे का लालच और काम की सख्त जरूरत, इन दोनों ने मिलकर मुझे इस लंबे और अनजाने सफर के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। ठेकेदार ने हमें जो पहला चक्कर दिया वह उड़ीसा से असम के एक भीतरी आदिवासी इलाके का था। जब तक मेरी गाड़ी में मजदूर लकड़ियां लाद रहे थे तब तक मैंने भोला को फोन करके उस जगह का पता बता दिया था जहां जंगल में गाड़ी लोड हो रही थी। लकड़ी कटाई का काम जंगल के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए लगभग 2 घंटे के अंदर ही भोला भी वहां पहुंच गया। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि हमें यहां से सीधा असम के लिए निकलना है, इसलिए वह घर से अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। जब वह घर से आ रहा था तो रास्ते में अपनी माँ के हाथ का बना हुआ अचार और परांठे अपने और मेरे लिए एक टिफिन में पैक करवा कर ले आया था। उसे पता था कि रास्ता बहुत लंबा है और अगर एक आध वक्त के खाने का खर्च भी बच गया तो हम दोनों के लिए अच्छा ही रहेगा। भोला के आने के कुछ देर बाद हमारी गाड़ी भी पूरी तरह से कीमती लकड़ियों से भर चुकी थी। हमने लकड़ियों को मोटी मोटी रस्सियों और तिरपाल से अच्छी तरह कसकर बांध दिया। शाम ढलने से ठीक पहले हम दोनों अपने ट्रक को लेकर असम के उस अनजान सफर पर निकल पड़े। हमें यह अच्छी तरह पता था कि यह सफर कम से कम 4 से 5 दिन का होने वाला है, इसीलिए हमने उड़ीसा से निकलने से पहले ही शहर में रुककर जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। पानी की कई बोतलें, कुछ सूखे मेवे, बिस्कुट के पैकेट, एक बड़ी टॉर्च और कुछ मोमबत्तियां। हमने रास्ते में कहां-कहां रुकना है और कब-कब गाड़ी चलानी है, इसका भी एक मोटा मोटा खाका अपने दिमाग में बना लिया था। उड़ीसा से निकलकर पश्चिम बंगाल पार करने तक हमारे साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा। हम दोनों रास्ते में पुरानी यादें ताजा करते, कभी किशोर कुमार के गाने सुनते और भविष्य के सुनहरे सपने बुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन शायद उस वक्त हम इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि आगे का रास्ता सिर्फ सड़क का नहीं बल्कि डर और वहशत का होने वाला है। एक ऐसी डरावनी हकीकत हमारा इंतजार कर रही थी जिसके बाद न सिर्फ मैं बल्कि भोला भी हमेशा के लिए किसी भी ट्रक पर खलासी बनकर जाने के नाम से भी कांप उठता। आज जब भी हम दोनों उस सफर को याद करते हैं तो हमारी आंखों के सामने वही खौफनाक मंजर घूमने लगता है। हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर उस दिन हम दोनों में से किसी एक ने भी वो गलती न की होती तो शायद हम उस भयानक रात के जबड़ों से जिंदा नहीं बच पाते। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमाएं पार करते हुए हमें लगभग 2 दिन लग चुके थे। अब हम असम की सरहद में दाखिल हो रहे थे। जैसे ही हमारे ट्रक ने असम की जमीन पर दौड़ना शुरू किया, आसपास का नजारा पूरी तरह से बदल गया था। अब तक जो सड़कें चौड़ी और सपाट थीं,
वे अब संकरी और घुमावदार होने लगी थीं। सड़क के दोनों ओर घने जंगलों और चाय के बागानों की अंतहीन हरियाली फैली हुई थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ हमारे ट्रक के डीजल इंजन की घरघराहट ही तोड़ रही थी। मैं परमानंद सालों से इन रास्तों पर ट्रक चला रहा था। मैंने देश के न जाने कितने ही हाईवे नापे थे, लेकिन इस रास्ते पर आकर मेरे मन में एक अनजानी सी बेचैनी होने लगी थी। यहाँ का माहौल कुछ अलग था। जंगल इतने घने थे कि दिन के उजाले में भी सड़क के कई हिस्सों पर शाम जैसा अंधेरा छाया रहता था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर मिलकर एक छत सी बना रही थीं, जिससे रास्ता एक अंधेरी सुरंग जैसा लगता था। भोला, जो पहली बार इतने लंबे सफर पर निकला था, इन नजारों को देखकर बहुत उत्साहित था। वह खिड़की से बाहर झांकते हुए चाय के बागानों और दूर दिखती पहाड़ियों की तस्वीरें अपने पुराने से मोबाइल में खींचने की कोशिश कर रहा था। उसकी मासूमियत और उत्साह को देखकर मेरे मन की बेचैनी थोड़ी देर के लिए कम हो जाती, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। मेरा तजुर्बा मुझे बता रहा था कि ऐसे सुनसान और घने रास्तों पर हमेशा होशियार रहना चाहिए। लगातार गाड़ी चलाते हुए अब तीसरा दिन शुरू हो चुका था। हमारे शरीर अब जवाब देने लगे थे। आंखों में नींद और जिस्म में थकान बुरी तरह हावी हो रही थी। हमने सुबह जो थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, वह कब का हजम हो चुका था। अब शाम के लगभग 6 बज रहे थे और सूरज भी धीरे धीरे पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था। उस्ताद, अब कहीं रोक लो, भोला ने अपनी जगह पर अंगड़ाई लेते हुए कहा। पेट में चूहे नहीं, अब तो हाथी दौड़ रहे हैं। कोई ढाबा देखकर कुछ खा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उसकी बात सही थी। मुझे भी जोरों की भूख लग रही थी। मैंने कहा, हाँ भोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आगे कोई ठीक ठाक सी जगह देखकर रोकता हूँ। यहाँ बीच जंगल में रुकना मुनासिब नहीं है। हम दोनों की नजरें अब सड़क के किनारे किसी ढाबे या छोटी मोटी बस्ती की तलाश में थीं। लगभग आधा घंटा और चलने के बाद भी हमें दूर दूर तक इंसानी आबादी का कोई निशान नहीं मिला। रात अब तेजी से घिर रही थी और जंगल का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। मैं अपनी पलकों को भारी होने से रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। भोला भी ऊँघ रहा था। तभी अचानक एक तीखे मोड़ पर ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में हमें कुछ ऐसा दिखा कि मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा। ट्रक के टायरों की तेज आवाज ने जंगल की खामोशी को चीर दिया और गाड़ी उस चीज से कुछ ही फीट की दूरी पर जाकर रुकी। हमारी सांसें अटकी हुई थीं। मैंने और भोला ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। सड़क के बीचों बीच एक विशालकाय पेड़ गिरा हुआ था। वो इतना बड़ा और पुराना था कि उसने पूरी सड़क को रोक रखा था। उसकी मोटी मोटी शाखाएं और जड़ें किसी दैत्य के बाजुओं की तरह सड़क पर फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में आई किसी आंधी तूफान में वह अपनी जड़ों से उखड़ गया हो। अब क्या होगा उस्ताद? भोला ने चिंता भरी आवाज में कहा। यह तो पूरा रास्ता बंद है। मैंने ट्रक से नीचे उतरकर मुआयना किया। पेड़ को हटाना नामुमकिन था। उसके बगल से गाड़ी निकालने की भी कोई जगह नहीं थी। एक तरफ घना जंगल था और दूसरी तरफ गहरी खाई। हम बुरी तरह फंस चुके थे। लगता है यहीं रात गुजारनी पड़ेगी, मैंने वापस केबिन में आते हुए कहा। सुबह शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आकर इसे हटाइए। हम दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे भविष्य की चिंता कर रहे थे। ठेकेदार को समय पर माल पहुंचाना था। अगर हम यहाँ 1-2 दिन फंसे रह गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समय बीतता जा रहा था। बाहर अब घना अंधेरा छा चुका था और झींगुरों की आवाज के सिवा कोई और शोर नहीं था। तभी जंगल के अंधेरे में से हमें एक टिमटिमाती हुई रोशनी अपनी ओर आती दिखाई दी। पहले तो हम डर गए, लेकिन फिर हमने देखा कि कोई आदमी हाथ में लालटेन लिए हमारी तरफ ही आ रहा है। जब वह पास आया तो हमने देखा कि वह एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला आदमी था। उसने मैली सी धोती और कुर्ता पहन रखा था। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। क्या हुआ साहब? उसने हमारे ट्रक के पास आकर अपनी देहाती भाषा में पूछा। गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं भाई, मैंने जवाब दिया। ये पेड़ गिरा पड़ा है, रास्ता बंद है। तुम्हें पता है यह कब तक हटेगा? उस आदमी ने पेड़ की ओर देखकर ऐसे सिर हिलाया जैसे यह कोई रोज की बात हो। अरे साहब, इसको हटने में तो 2-3 दिन लग जाएंगे। जंगल विभाग वाले जब मशीन लेकर आएंगे तब जाकर यह हटेगा। आप लोग तो बुरी तरह फंस गए। उसकी बात सुनकर हमारी चिंता और बढ़ गई। 2-3 दिन? भोला लगभग चीख पड़ा। हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वह अजनबी आदमी कुछ देर हमें देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक रास्ता है साहब, अगर हिम्मत करो तो। कैसा रास्ता? मैंने तुरंत पूछा। उसने अपनी लालटेन से सड़क के किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपी
एक कच्ची पगडंडी की ओर इशारा किया। अंधेरे में वह रास्ता बमुश्किल ही नजर आ रहा था। यह रास्ता हमारे गांव खेरिया से होकर गुजरता है, उसने बताया। थोड़ा कच्चा और ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन आपका ट्रक निकल जाएगा। यह आगे जाकर कोई 20 किलोमीटर दूर वापस इसी हाईवे से मिल जाता है। अगर यह रास्ता ले लो तो आपका चक्कर भी पूरा हो जाएगा और यहां फंसे भी नहीं रहोगे। मैं दुविधा में पड़ गया। मेरा सालों का तजुर्बा कह रहा था कि इस तरह रात के अंधेरे में एक अनजान आदमी के कहने पर किसी अनजाने रास्ते पर जाना मौत को दावत देने जैसा है। मेरा मन बार बार मना कर रहा था। मैंने भोला से कहा, भोला, ये ठीक नहीं लग रहा। एक तो यह रास्ता कच्चा है और ऊपर से घना जंगल। अगर कहीं गाड़ी फंस गई तो हम और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन भोला की सोच अलग थी। वह बोला, उस्ताद, और चारा ही क्या है हमारे पास। यहां 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहने से तो अच्छा है कि कोशिश करके देख लें। आदमी तो गांव का ही लग रहा है, कुछ चोर डाकू तो नहीं लगता। 20 किलोमीटर की ही तो बात है, 1-1.5 घंटे में पार कर लेंगे। उस अजनबी ने हमारी हिचकिचाहट को भांप लिया। डरिए मत साहब, वह बोला, मैं भी अपने गांव ही जा रहा हूं। आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। मैं आपको गांव तक सही सलामत पहुंचा दूंगा। वहां रुककर आप चाहें तो थोड़ा आराम कर लेना, फिर सुबह निकल जाना। भोला को उसकी बात में दम लगा। उसने मुझे लगभग मना ही लिया। ठीक कह रहा है उस्ताद, कम से कम रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना तो मिलेगा। यहां बीच सड़क पर जंगली जानवरों का भी डर है। मैं अभी भी पशुपेश में था। मेरे अंदर से एक आवाज लगातार कह रही थी कि यह बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मजबूरी और भोला की जिद के आगे मेरा डर कमजोर पड़ गया। मैंने सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। ठीक है भाई, मैंने उस आदमी से कहा, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी हल्की सी मुस्कान आई, जिसे उस वक्त मैं समझ नहीं पाया। उसने अपनी लालटेन उठाई और उस कच्ची पगडंडी की ओर बढ़ गया। मैंने एक गहरी सांस ली और ट्रक को धीरे धीरे हाईवे से उतारकर उस अंधेरे कच्चे रास्ते पर चढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक के पहियों ने डामर की पक्की सड़क को छोड़कर नरम मिट्टी को छुआ, मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे हमने सिर्फ रास्ता नहीं बदला है, बल्कि किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया है। वह रास्ता उस आदमी के बताए हुए से कहीं ज्यादा खराब था। सड़क इतनी संकरी थी कि दोनों तरफ पेड़ों की टहनियां हमारे ट्रक के शीशों और बॉडी से टकराकर खौफनाक आवाजें कर रही थीं। ऊंचे ऊंचे पेड़ एक दूसरे से ऐसे मिले हुए थे कि आसमान का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी के अलावा चारों ओर घना स्याह अंधेरा था। भोला जो कुछ देर पहले तक बहुत बातें कर रहा था, अब खामोश था। शायद उसे भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जंगल की खामोशी अब सुकून देने वाली नहीं, बल्कि डरावनी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति हो। जंगल की उस खामोशी में शांति नहीं थी, वह खामोशी चौकन्नी थी। और मैं यह बात अपने खून में महसूस कर सकता था कि कोई हमें देख रहा है। कोई नहीं, बल्कि बहुत सारी आंखें हमें उस अंधेरे में से घूर रही थीं। हमारा सफर अब सिर्फ मंजिल की ओर नहीं, बल्कि एक अनजाने खौफ की ओर बढ़ रहा था। हमारे ट्रक के पहिए उस कच्चे और कीचड़ भरे रास्ते पर बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। वो अजनबी आदमी अपनी लालटेन की धीमी रोशनी में आगे आगे चल रहा था और हम किसी मरे हुए जानवर को घसीटती गाड़ी की तरह उसके पीछे चल रहे थे। हर पल मेरे दिल में यह ख्याल गहराता जा रहा था कि हमने हाईवे से उतरकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। केबिन के अंदर एक भारी खामोशी थी। भोला भी अब समझ चुका था कि यह रास्ता उतना आसान नहीं है जितना उस आदमी ने बताया था। लगभग 1 घंटे की इस जहन्नुम की सवारी के बाद हमें पेड़ों के झुरमुट के पार कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दी। वो लाल अटेन और दियों की पीली रोशनी थी। आ गया साहब, यही है हमारा गांव खेरिया, आगे चलते हुए उस आदमी ने पीछे मुड़कर कहा। गांव पहुंचकर भी मेरे मन को कोई तसल्ली नहीं मिली। ये एक अजीब सा गांव था। मिट्टी और फूस की बनी कुछ दर्जन झोपड़ियां एक दूसरे से सटी हुई थीं। हवा में सीलन और किसी अनजानी जंगली जड़ी बूटी की मिलीजुली गंध थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी वहां की खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभ रही थी। न बच्चों के खेलने का शोर, न औरतों की बातों की आवाज, यहां तक कि किसी जानवर के बोलने की भी आवाज नहीं थी। कुछ लोग जो हमें अपनी झोपड़ियों के बाहर खड़े दिखे, वे भी बस हमें एक तक देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन था। जैसे ही हमारा ट्रक गांव के बीचों बीच बने एक छोटे से चबूतरे के पास पहुंचा, अचानक एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी एक तरफ बुरी तरह से झुक गई।
इंजन ने 2-4 बार खांसने जैसी आवाज की और फिर पूरी तरह बंद हो गया। लगता है टायर फट गया उस्ताद, भोला ने घबरा कर कहा। मैंने नीचे उतर कर देखा। पिछला एक टायर पूरी तरह से बैठ चुका था, लेकिन यह सिर्फ एक फटा हुआ टायर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार चीज से उसे काटा गया हो। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, गांव के कई लोग हमें घेर कर खड़े हो गए। हमें लाने वाला वो अजनबी आदमी भी उन्हीं में शामिल था। एक बुजुर्ग आदमी जो शायद गांव का मुखिया था आगे आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज और चालाक लग रही थीं। चिंता मत करो बेटो, उसने एक बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए कहा। रात के अंधेरे में अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आज रात तुम हमारे मेहमान हो। सुबह हम सब मिलकर तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा देंगे। अभी के लिए हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। उनकी यह मेहमान नवाजी मुझे जरा भी हजम नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। हम दो थे और वे पूरा गांव। उन्होंने हमें एक झोपड़ी में पहुंचा दिया। अंदर एक चटाई बिछी थी और कोने में पानी का एक घड़ा रखा था। थोड़ी देर बाद एक औरत पत्तों से बने 2 दोने में हमारे लिए खाना लेकर आई। खाने में 2 मोटी मोटी रोटियां और एक कटोरी में किसी अजीब सी दाल जैसी चीज थी। रोटियां अध पकी और रबड़ की तरह खींच रही थीं और दाल का रंग भी सामान्य से कुछ ज्यादा ही गहरा था। उसमें से एक अजीब सी कसैली महक आ रही थी। भोला भूख से बेहाल था। उसने बिना कुछ सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। उस्ताद खा लो, जैसी भी है पेट की आग तो बुझाएगी ही, उसने कहा। लेकिन मेरा मन किसी भी तरह नहीं मान रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक निवाला तोड़ा, पर उसे गले से नीचे नहीं उतार सका। मैंने रोटी किनारे रख दी और घड़े से पानी लेकर पीने लगा। खाना खाने के बाद भोला थकान के मारे वहीं चटाई पर लेट गया और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरा दिमाग लगातार चल रहा था। यह गांव, ये लोग, यह खामोशी, यह अजीब सा खाना, कुछ तो था जो बहुत गलत था। मैं बेचैनी में झोपड़ी से बाहर निकल आया। रात और गहरी हो चुकी थी। गांव के सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में जा चुके थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में दर्जनों आंखें मुझे घूर रही हैं। मेरी नजर झोपड़ियों की दीवारों और बाहर लगे पेड़ों के तनों पर गई। उन पर खड़िया या किसी सफेद पत्थर से अजीब से निशान बने हुए थे। वो कोई फूल, पत्ती या जानवर का चित्र नहीं था, बल्कि एक घुमावदार आंख जैसा निशान था जो हर जगह बना हुआ था। मुझे अंदर से एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। मैं वापस झोपड़ी में जाने ही वाला था कि मुझे गांव के आखिरी छोर जंगल की तरफ से कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। मेरी जिज्ञासा ने मेरे डर पर काबू पा लिया और मैं दबे पांव आवाजों की दिशा में बढ़ने लगा। मैं एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे छिप गया और जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। गांव का वही मुखिया जो हमसे बड़ी हमदर्दी जता रहा था, जंगल की सीमा पर एक बड़े से छपटे पत्थर के सामने खड़ा था। उसके साथ 2 और लोग थे। वे किसी अजीब भाषा में कुछ बुदबुदा रहे थे जो किसी मंत्रोच्चार जैसा लग रहा था। मुखिया के हाथ में एक जंगली मुर्गा था जो बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। अचानक मुखिया ने अपनी कमर से एक छोटा धारदार चाकू निकाला और एक ही झटके में उस मुर्गे की गर्दन काट दी। गर्म खून की धार उस छपटे पत्थर पर बहने लगी। वे तीनों अपनी आंखें बंद करके जंगल के उस घने अंधेरे की ओर मुंह करके कुछ बुदबुदाते रहे, जैसे वे किसी को बुला रहे हों, किसी को अपनी भेंट चढ़ा रहे हों। मुझे ऐसा लगा जैसे उस घने अंधेरे में पेड़ों के पीछे कोई मौजूद है, कोई विशाल, कोई भयानक चीज जो उनकी इस पूजा को स्वीकार कर रही है। हवा अचानक ठंडी हो गई और पत्तों की सरसराहट में मुझे किसी की गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मैं समझ गया था यह हाईवे पर गिरा पेड़ कोई हादसा नहीं था। हमारे ट्रक का खराब होना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये गांव, ये लोग, ये सब एक जाल था, एक सोचा समझा षड्यंत्र। और हम उस जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। हम उनके मेहमान नहीं थे, हम उनकी अगली भेंट थे। उस छपटे पत्थर पर चढ़ाए जाने वाला अगला चढ़ावा। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद मेरे जिस्म का सारा खून जैसे जम गया था। मैं किस तरह कांपते हुए कदमों से वापस उस झोपड़ी तक पहुंचा, यह मैं ही जानता हूं। हर एक कदम पर मुझे यह डर लग रहा था कि कहीं जंगल का वो अंधेरा मुझे निगल न जाए या गांव का कोई आदमी मुझे देख न ले। मेरे दिमाग में बस वो भयानक दृश्य घूम रहा था, वो छपटा पत्थर, उस पर बहता हुआ खून और जंगल के अंधेरे में महसूस हुई वो खौफनाक मौजूदगी। मैं लगभग भागता हुआ झोपड़ी के अंदर घुसा और दरवाजा भिड़ा लिया। भोला चटाई पर बेखबर सो रहा था।
उसकी छाती सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। एक पल के लिए मुझे उससे जलन हुई। वह कितनी शांति से सो रहा था, जबकि मैं उस हकीकत से रूबरू हो चुका था जो मौत से भी बदतर थी। मैंने उसे झिंझोड़ कर उठाया। भोला, उठ, भगवान के लिए उठ। मेरी आवाज एक घबराई हुई फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्या हुआ उस्ताद? वह नींद में हड़बड़ा कर उठा। सोने दो ना, सुबह गाड़ी भी तो ठीक करनी है। कोई गाड़ी ठीक नहीं होगी, मैंने लगभग दांत पीसते हुए कहा। यह सब एक जाल है भोला, हमें यहां से अभी इसी वक्त निकलना होगा। जाल? कैसा जाल? वह अभी भी पूरी तरह से जागा नहीं था। आप क्या कह रहे हो उस्ताद? लगता है आप डर गए हो। मैंने उसे वो सब कुछ बताया जो मैंने देखा था। गांव के मुखिया का उस छपटे पत्थर पर मुर्गे की बलि देना, अजीब भाषा में मंत्र पढ़ना और जंगल में किसी शैतानी ताकत को महसूस करना। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर यकीन नहीं बल्कि चिंता के भाव आ गए। उस्ताद, आप थक गए हो इसलिए आपको वहम हो रहा है, उसने मुझे समझाने की कोशिश की। हो सकता है यह इन लोगों की कोई पूजा पाठ की रस्म हो। आदिवासी इलाकों में ऐसा होता है। आप बेकार में परेशान हो रहे हो, चुपचाप सो जाओ, सुबह सब ठीक हो जाएगा। यह वहम नहीं है भोला, मेरी आंखों ने देखा है। मैं उसे यकीन दिलाने के लिए लगभग गिड़गिड़ा पड़ा। उनकी आंखों में मैंने देखा है, वे हमें शिकार की तरह देख रहे हैं। यह पेड़ गिरना, टायर फटना, यह सब इनकी साजिश है ताकि हम यहां रुकें। हमारी बहस चल ही रही थी कि तभी बगल की झोपड़ी से, जो सिर्फ कुछ बांस और मिट्टी की एक पतली दीवार से अलग थी, एक बहुत ही कमजोर और कांपती हुई बुढ़िया की आवाज आई। वो छोरा सच कह रहा है। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो हमें लगा कि यह भी हमारा वहम है। हम दोनों चुप हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। इस गांव में कोई मेहमान बनकर नहीं आता, वो आवाज फिर आई। यहां सिर्फ शिकार लाया जाता है, जंगल के भूखे देवता के लिए। वो पेड़ गिरा नहीं, उसे बुलाया गया था। तुम्हारी गाड़ी खराब हुई नहीं, उसे बीमार किया गया है। हर पूर्णिमा की रात जंगल अपनी भूख मिटाने के लिए बलि मांगता है। उस बुढ़िया की आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द और खौफ था। उसकी हर बात हमारे दिल में बर्छी की तरह उतर रही थी। आज पूर्णिमा की रात है, वह बुढ़िया हाँफते हुए बोली। आधी रात को जब चांद सिर पर होगा, बलि दी जाएगी। वो तुम्हें लेने आएंगे। भाग जाओ बच्चों, अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ। इतना कहकर वह आवाज खामोश हो गई। अब भोला के चेहरे का रंग भी सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में अब नींद नहीं बल्कि वही खौफ था जो मेरी आंखों में था। उस अनजान बुढ़िया की बातों ने मेरे देखे हुए मंजर पर मुहर लगा दी थी। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। वह मददगार अजनबी, उसका हमें इस रास्ते पर लाना, गांव पहुंचते ही गाड़ी का खराब हो जाना, लोगों का अजीब व्यवहार, वो खड़िया से बने आंख जैसे निशान, और अब यह बलि। हम समझ गए थे कि हम किसी गांव में नहीं बल्कि आदमखोरों के एक अड्डे पर फंसे हुए हैं जो किसी शैतानी ताकत की पूजा करते हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में यह बात साफ हुई, झोपड़ी के बाहर का माहौल बदलने लगा। जो खामोशी अब तक हमें डरा रही थी वह अब और भी भयानक हो गई थी। हमने झोपड़ी के दरवाजे की एक छोटी सी दरार से बाहर झांका। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। गांव के मर्द अपनी अपनी झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। किसी के हाथ में भाला था, किसी के हाथ में जंग लगी कुल्हाड़ी, तो किसी के हाथ में तेज धार वाला हंसिया। उनके चेहरे पर अब वह बनावटी हमदर्दी नहीं बल्कि एक अजीब सी वहशी चमक थी। वे भूखे भेड़ियों की तरह लग रहे थे जो अपने शिकार को घेरने के लिए तैयार हों। वे कोई शोर नहीं कर रहे थे, वे बस चुपचाप एक एक करके हमारी झोपड़ी के चारों ओर एक घेरा बना रहे थे। गांव का वही मुखिया हाथ में एक लंबा भाला लिए सबसे आगे खड़ा था। मशाल की रोशनी में उसकी आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही थीं। हमारा आखिरी शक भी यकीन में बदल चुका था। वो बुढ़िया सच कह रही थी, वे हमें लेने ही आ रहे थे। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े उस अंधेरी झोपड़ी के एक कोने में दुबक गए। हमारी सांसें हमारे ही गले में अटक रही थीं। बाहर घेरा पूरा हो चुका था और अब एक धीमा लयबद्ध मंत्रोच्चार शुरू हो गया था। वो आवाजें धीरे धीरे बढ़ रही थीं। शिकार का जाल बिछाया जा चुका था। शिकारी अपने शिकार को घेर चुके थे। अब बस बलि की रस्म शुरू होने का इंतजार था। झोपड़ी के बाहर गूंजता वो वहशी मंत्रोच्चार और मशालों की नाचती हुई रोशनी हमारे लिए मौत का पैगाम थी। भोला डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखें पथरा गई थीं।
मुझे पता था कि अगर हम इसी तरह यहां बैठे रहे तो डर ही हमें मार डालेगा, इससे पहले कि वे लोग हमें उस पत्थर तक ले जाएं। मेरे अंदर का ड्राइवर, जो सालों से मुश्किल हालातों से लड़ता आया था, अचानक जाग गया। मेरे दिमाग ने खौफ पर काबू पा लिया और बचने का रास्ता तलाशने लगा। भोला, मेरी बात सुन। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर फुसफुसाया। अगर हम यहां रुके तो हम मर जाएंगे, हमें यहां से निकलना होगा। कैसे निकलेंगे उस्ताद? उसने रोती हुई आवाज में कहा। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, हमें उन्हें धोखा देना होगा, उनका ध्यान भटकाना होगा। मेरी नजर झोपड़ी के कोने में जल रहे मिट्टी के दिए और फूस की सूखी छत पर गई। मेरे दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। ये एक जुआ था, लेकिन यही हमारा एकमात्र मौका था। मैंने भोला को अपना प्लान समझाया। मैं इस झोपड़ी में आग लगाऊंगा। जैसे ही आग भड़केगी, इन लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। उनका ध्यान आग बुझाने पर होगा। उसी मौके का फायदा उठाकर हम झोपड़ी की पिछली दीवार तोड़कर बाहर भागेंगे और सीधा ट्रक की तरफ जाएंगे। भोला मेरी बात सुनकर सन्न रह गया। आग? उस्ताद, अगर हम ही फंस गए तो? फंसे तो हम अभी भी हैं भोला, कम से कम कोशिश करके तो मरेंगे। मेरे लहजे में अब एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। मैंने दिए से अपनी कमीज का एक कोना सुलगाया और उसे झोपड़ी के सबसे सूखे कोने में फूस की छत की ओर उछाल दिया। सूखी घास और बांस ने पलक झपकते ही आग पकड़ ली। पहले एक छोटी सी लौ उठी और फिर देखते ही देखते आग पूरी छत पर फैलने लगी। धुआं और गर्मी तेजी से झोपड़ी में भरने लगी। बाहर खड़े गांव वालों ने जैसे ही अपनी भेंट वाली झोपड़ी से आग की लपटें निकलती देखी, उनका मंत्रोच्चार टूट गया और वे घबराकर चीखने चिल्लाने लगे। हमारी योजना काम कर गई थी। अब मैं चीखा। हमने पास में पड़ा मूसल उठाया और झोपड़ी की कच्ची मिट्टी और बांस से बनी पिछली दीवार पर अपनी पूरी ताकत से वार करना शुरू कर दिया। 2-3 जोरदार वारों के बाद दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया, जिससे हम बाहर निकल सकते थे। हम उस छेद से लगभग कूद कर बाहर निकले। गांव वालों का ध्यान पूरी तरह से जलती हुई झोपड़ी पर था। वे बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हमें कुछ पल की मोहलत मिल गई थी। भाग भोला, भाग! हम दोनों अपनी जिंदगी की सबसे भयानक दौड़ लगा रहे थे। हम झोपड़ियों के पीछे छिपते छिपाते, अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। हर आहट पर हमारा दिल उछलकर हलक में आ जाता। आखिरकार हम अपने ट्रक तक पहुंच गए। हांफते हुए हमने केबिन का दरवाजा खोला और खुद को अंदर गिराकर तुरंत लॉक कर लिया। एक पल के लिए लोहे और शीशे के उस डिब्बे में हमें महफूज होने का एहसास हुआ, लेकिन यह राहत बस कुछ ही पलों की थी। गांव के मुखिया को शायद अंदाजा हो गया था कि शिकार भाग निकला है। उसने जोर से चीखकर कुछ कहा और सारे गांव वाले जलती हुई झोपड़ी को छोड़कर हमारी ओर दौड़ पड़े। दर्जनों मशालें एक साथ हमारे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। स्टार्ट करो उस्ताद, जल्दी! भोला चीखा। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने 1-2 बार घरघराने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। टायर काटने के साथ साथ उन्होंने इंजन के साथ भी छेड़छाड़ की थी। बाहर गांव वाले अब हमारे ट्रक पर पहुंच चुके थे। वे भूखे भेड़ियों की तरह हमारे ट्रक पर टूट पड़े। कोई दरवाजों पर भाले मार रहा था तो कोई खिड़की के शीशे पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। खरोंचों और धमकियों की भयानक आवाजों से केबिन गूंज रहा था। ये हमें मार डालेंगे उस्ताद! भोला रो रहा था। चुप रह! मैं चीखा। मैंने सीट के नीचे से अपना टूल बॉक्स निकाला। दरवाजा पकड़ कर रख, किसी को अंदर मत आने देना। मैंने जल्दी से बोनट खोलने वाला लीवर खींचा और टॉर्च मुंह में दबाकर स्टीयरिंग व्हील के नीचे तारों के जंजाल में देखने लगा। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग किसी मशीन की तरह काम कर रहा था। गांव वालों ने ज्यादा मुश्किल काम नहीं किया होगा। उन्होंने जरूर कोई आसान तरीका अपनाया होगा। मेरी नजर फ्यूल लाइन पर गई। उन्होंने पाइप को काटकर अलग नहीं किया था, बस उसे अपनी जगह से खींचकर निकाल दिया था ताकि इंजन तक तेल न पहुंचे। ये एक छोटी सी हरकत थी, लेकिन इस हालत में यह हमारी मौत का कारण बन सकती थी। बाहर का शोर बढ़ता जा रहा था। ड्राइवर साइड की खिड़की के शीशे पर पड़ी एक जोरदार चोट से उस पर मकड़ी के जाले जैसा निशान बन गया था। गांव का मुखिया अपनी खून भरी आंखों से मुझे घूर रहा था और लगातार शीशे पर वार कर रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत और तजुर्बा झोंक दिया। अपनी उंगलियों को किसी तरह उस तंग जगह में डालकर मैंने फ्यूल पाइप को वापस उसकी जगह पर जोर से धकेल दिया। जय बजरंग बली! मैं मन ही मन बुदबुदाया और वापस अपनी सीट पर आया। बाहर खड़ी भीड़ और भी उग्र हो गई थी।
शीशा किसी भी पल टूटकर अंदर आ सकता था। मैंने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और एक बार फिर इग्निशन में चाबी घुमाई। इंजन खांसा, एक बार, फिर दोबारा, और तभी एक जोरदार घरघराहट के साथ हमारे ट्रक का इंजन जिंदा हो गया। इंजन के जिंदा होते ही मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। इससे पहले कि गांव वाले संभल पाते, मैंने गियर डाला और एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से जमीन से सटा दिया। हमारा विशालकाय ट्रक एक घायल लेकिन गुस्सैल जानवर की तरह दहाड़ा और आगे की ओर भागा। जो गांव वाले हमारे केबिन पर चढ़े हुए थे, वे झटके से नीचे गिर पड़े। जो सामने रास्ता रोके खड़े थे, वे अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भागे। हमारे ट्रक ने उनके चबूतरे, कुछ झोपड़ियों के कोनों और उनके रास्ते में रखी हर छोटी मोटी चीज को रौंदते हुए अपना रास्ता बना लिया। मैं सिर्फ ट्रक नहीं चला रहा था, मैं मौत के जबड़ों से अपनी और भोला की जिंदगी को खींचकर निकाल रहा था। गांव वालों की गुस्साई चीखें हमारे पीछे छूट रही थीं। हमने गांव को पार कर लिया था और वापस उसी कच्चे डरावने रास्ते पर आ गए थे जो हमें वापस हाईवे की ओर ले जाता था। लेकिन जैसे ही हमने गांव की सीमा को पार किया, मुझे एहसास हुआ कि हमारा सामना अब उन मुट्ठी भर गांव वालों से नहीं, बल्कि उस चीज से होने वाला था जिसके लिए वे बलि चढ़ाते थे। जंगल की खामोशी अचानक एक अमानवीय गहरी गुर्राहट से टूट गई। यह आवाज किसी शेर या भालू की नहीं थी, यह कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं लगता था। यह उस जंगल की आत्मा की आवाज थी जो अपने शिकार को भागते हुए देखकर गुस्से से भर गई थी। भोला मेरे बगल में बैठा बुरी तरह चीख रहा था, उस्ताद वो देखो। मैंने सड़क पर नजरें गड़ाए हुए ही उस तरफ देखा जिधर भोला इशारा कर रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी में हमें पेड़ों के बीच से गुजरते हुए काले लंबे साए दिखाई दिए। वे इंसान जैसे थे, लेकिन उनकी हरकतें इंसानों वाली नहीं थीं। वे जानवरों की तरह चारों हाथ पैर पर दौड़ रहे थे और पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो जाते। अचानक हमारे ट्रक के ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने छत पर एक बड़ा सा पत्थर फेंका हो। फिर एक के बाद एक कई पत्थर और टहनियां हमारे विंडशील्ड पर बरसने लगीं। यह हमें नहीं छोड़ेगा, भोला चिल्लाया। जंगल जैसे पागल हो गया था। ऊंचे ऊंचे पेड़ बिना हवा के ही ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर हिला रहा हो। उनकी मोटी मोटी शाखाएं किसी चाबुक की तरह टूट टूट कर हमारे ट्रक पर गिर रही थीं। रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा था। मुझे हर पल यह डर था कि कहीं कोई बड़ी शाखा हमें रोक न ले या गाड़ी का संतुलन न बिगाड़ दे। मैं बस स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए अपनी सारी हिम्मत बटोर कर ट्रक को भगाए जा रहा था। मेरा पूरा ध्यान सड़क पर था, लेकिन मेरी आंखों के कोनों से मुझे वो खौफनाक साए लगातार पेड़ों के बीच नाचते हुए दिख रहे थे। तभी एक विशालकाय पेड़ की मोटी डाल एक जोरदार आवाज के साथ टूटकर ठीक हमारे रास्ते के बीच में आ गिरी। मेरे पास ब्रेक लगाने का भी समय नहीं था। मैंने एक झटके में स्टीयरिंग को बाईं ओर घुमाया। हमारा ट्रक बुरी तरह लहराया और खाई की ओर जाने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि अब सब खत्म, लेकिन किसी तरह मैंने गाड़ी को वापस काबू में किया और उसे सड़क पर ले आया। इस कोशिश में ट्रक का एक हिस्सा खाई के किनारे की नरम मिट्टी में धंस गया, लेकिन शुक्र है कि गाड़ी रुकी नहीं। यह सिलसिला लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। 20 मिनट जो हमें 20 सदियों जैसे लगे। हम मौत के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे थे जहां हर मोड़ पर खतरा हमारा इंतजार कर रहा था। और फिर हमें पेड़ों के पार एक हल्की सी सीधी लकीर दिखाई दी, डामर की सड़क, हाईवे। जैसे ही हमारे ट्रक के पहियों ने उस कीचड़ भरे रास्ते को छोड़कर हाईवे की पक्की सड़क को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे हम जहन्नुम से निकलकर वापस धरती पर आ गए हों। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। मैंने साइड मिरर में देखा, गांव का मुखिया और कुछ और लोग जंगल के रास्ते से निकलकर हाईवे पर आ गए थे। वे असहाय होकर हमें जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। फिर वे एक एक करके वापस जंगल के उसी अंधेरे में समा गए। हम बच गए थे। हम उस खौफनाक जंगल से बाहर आ चुके थे। हम दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। भोला अभी भी रो रहा था और मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। और तभी मैंने उसे देखा। उस घनी अंधेरी और सीधी सड़क पर बहुत दूर एक छोटी सी रोशनी की बिंदु टिमटिमाई। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरे डर का वहम है, लेकिन नहीं, वो बिंदु धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह हिल रहा था। वह हमारी ही तरफ आ रहा था। वो किसी गाड़ी की हेडलाइट्स थी। मेरे अंदर मरी हुई उम्मीद ने अचानक से एक जोरदार अंगड़ाई ली। मेरे ठंडे पड़ चुके खून में जैसे उबाल आ गया। यह हमारा बचाव हो सकता था। भोला देख,
गाड़ी! मैं खुशी और डर से मिली जुली आवाज में चीखा। मैंने पागलों की तरह हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मैंने डिपर जलाया बुझाया। मैं अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए चीखने लगा। वह गाड़ी तेजी से हमारी ओर आ रही थी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसकी बनावट साफ हुई। वह कोई आम गाड़ी नहीं थी, वह सेना की एक बड़ी जीप थी। तेज ब्रेक लगने की आवाज आई और जीप हमारे पास आकर रुक गई। गाड़ी के रुकते ही उसके दरवाजे खुले और राइफल लिए हुए 3-4 फौजी जवान नीचे कूदे। उनकी शक्तिशाली टॉर्चों की तेज रोशनी ने हमारे ट्रक और हमारे चेहरों को एक साथ रोशन कर दिया। एक फौजी अफसर तेजी से हमारे केबिन की ओर बढ़ा। तत्काल खतरा टल चुका था, मदद पहुंच चुकी थी। मैं स्टीयरिंग पर सिर रखकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हम जिंदा थे। फौजी अफसर ने हिम्मत करके हमारे ट्रक का दरवाजा खोला। जैसे ही अफसर और दूसरे जवानों ने हमारी हालत देखी, वे हैरान रह गए। मैं, जो बुरी तरह से डरा हुआ और पसीने और गंदगी में लथपथ था, और मेरे बगल में भोला, जो दहशत के मारे लगभग बेहोशी की हालत में था। हमारे ट्रक का टूटा हुआ शीशा, बॉडी पर पड़े अनगिनत खरोंचे और गड्ढे खुद ही हमारी कहानी बयां कर रहे थे। क्या हुआ तुम लोगों के साथ? ये हालत कैसे हुई? अफसर ने अपनी भारी आवाज में पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की। मैं उन्हें उस गांव, उन लोगों और उस जंगल के शैतान के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से शब्द नहीं निकले। मैं जानता था कि मेरी बातें किसी पागल की बड़बड़ाहट लगेंगी और कोई भी उन पर यकीन नहीं करेगा। मैंने हिम्मत जुटाकर एक झूठी कहानी गढ़ी। साहब, डाकू बहुत सारे थे। उन्होंने हमें जंगल में रोक लिया और मैं हांफते हुए बोला। फौजी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वे शायद सोच रहे थे कि हम सदमे में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। लेकिन तब उस अफसर ने, जो एक अनुभवी और उम्र दराज व्यक्ति लग रहा था, जमीन पर पड़े अजीब से निशानों को देखा। वे किसी भी जानवर के पैरों के निशान जैसे नहीं थे। उसने हमारे ट्रक पर पड़े गहरे खरोंचों को देखा, जो किसी भी हथियार से नहीं बनाए जा सकते थे। फिर उसने मेरी आंखों में देखा, जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ सच्चा खौफ नजर आया। उसने अपने जवानों से कहा, इनकी बातों पर हंसो मत। ये जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। पुराने लोगों से इस सड़क के बारे में कई अजीब कहानियां सुनी हैं। यहां कुछ तो है जो सही नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम कोई तो है जो हमें पूरी तरह से पागल नहीं समझ रहा। जवानों ने तुरंत भोला को फर्स्ट एड दिया और हमें अपनी जीप में बिठाया। अफसर ने मुझसे कहा, देखो, तुम इस ट्रक को अभी यहीं छोड़ दो। इसे हम सुबह आकर यहां से निकलवा लेंगे। अभी तुम दोनों का यहां एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं अपने ट्रक को कैसे छोड़ देता? वह मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, मेरे सपनों का आधार था। लेकिन उस वक्त जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मैंने हामी में सिर हिला दिया। जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर अपने ट्रक को देखा। वह अंधेरे में अकेला खड़ा था, मेरी टूटी हुई हिम्मत और बिखरे हुए सपनों का एक खामोश गवाह। उन्होंने हमें पास के ही एक कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। भोला का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कुछ चोटें आई हैं, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। पुलिस ने भी हमसे पूछताछ की, लेकिन हमने उन्हें वही डाकुओं वाली कहानी सुनाई। हम जानते थे कि अगर हम उन्हें सच बताते तो वे हम पर कभी यकीन नहीं करते और शायद हमें ही किसी मुसीबत में फंसा देते। कई दिनों के इलाज के बाद जब भोला को अस्पताल से छुट्टी मिली, तो हम दोनों ने वापस अपने गांव उड़ीसा लौटने का फैसला किया। वह एक बहुत लंबा और खामोश सफर था। हम दोनों में से किसी ने भी उस रात के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हम एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। गांव वापस लौटकर जिंदगी एक बोझ बन गई थी। मैंने ठेकेदार को फोन करके बता दिया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और माल तबाह हो गया है। कुछ दिनों बाद फौज की मदद से मैं अपना ट्रक वापस ले आया, लेकिन वह अब सिर्फ लोहे का एक ढांचा था। मैंने उसे कबाड़ में बेचकर किसी तरह बैंक का कर्ज चुका दिया। मेरी रोजी रोटी, मेरा सपना, सब कुछ उस एक रात में खत्म हो गया था। लेकिन पैसे और ट्रक के नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान हमारी आत्मा को हुआ था। भोला उस हादसे से कभी उबर नहीं पाया। वह रातों को नींद में चीख चीख कर उठ जाता था। उसने गांव से बाहर कदम रखना ही छोड़ दिया। मेरे बचपन का वो हंसता खेलता दोस्त अब एक जिंदा लाश बनकर रह गया था, और मैंने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब मैं किसी ट्रक का हॉर्न सुनता हूं, तो मेरे कानों में उस रात की चीखें गूंजने लगती हैं। जब भी रात में पत्तों की सरसराहट होती है, तो मुझे लगता है जैसे जंगल के वो साए मुझे बुला रहे हैं।
लोग हमारी कहानी को वहम या दिमागी सदमा कहते हैं। वे कहते हैं कि शायद हम पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा और डर के मारे हमने कुछ और ही समझ लिया। लेकिन वे गलत हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई वहम नहीं है। यह वो भयानक हकीकत है जिसे मैंने और भोला ने अपनी आंखों से देखा है, अपने जिस्म पर महसूस किया है। यह वो जख्म है जो वक्त के साथ भी कभी नहीं भरेगा। हमने उस रात सिर्फ अपना माल और अपना ट्रक नहीं खोया था, हमने अपनी मासूमियत, अपनी हिम्मत और अपनी जिंदगी का सुकून खो दिया था। और हमें यह भी पता चल गया था कि इस दुनिया में तर्क और विज्ञान से परे एक और दुनिया भी है, एक अंधेरी और खौफनाक दुनिया जो सिर्फ अपना शिकार ढूंढती है। और हम बदनसीब थे कि हम भटकते हुए उसकी दहलीज तक जा पहुंचे थे। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। मोहम्मद वसीम भाई कोलकाता से, भूपेन चौधरी भाई असम से, जीशान खान भाई इंडिया से, तौसीफ अंसारी भाई मुंबई से, संजय भाई फतेहपुर गीला से, संदीप कुमार प्रजापति भाई उत्तर प्रदेश से, विजय वर्मा भाई दिल्ली से, हरिवंश भाई आगरा से, रजनी जी इंदौर से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, मोहन भाई अंसोल वेस्ट बंगाल से, लक्ष्मण खत्री भाई नेपाल से, अन्नू जी नेपाल से, इंदु पाल जी छत्तीसगढ़ से, हरि प्रसाद भाई मीरपुर से, शिवम राजा भाई गाजीपुर से, शिव शंकर भाई नेपाल से, शांतनु भाई वेस्ट बंगाल से, गोविंद कुमार भाई आजमगढ़ से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, अमरेश चौधरी और आयुष चौधरी भाई अहमदाबाद गुजरात से, नंदिनी चौधरी और पूनम चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, जतिन भाई चंडीगढ़ से, मयंक कुशवाहा भाई उत्तर प्रदेश से, प्रेमलाल भाई कानपुर से, अरविंद भाई मध्य प्रदेश से, सुमित्रा जी कोलकाता से, नीलेश चौहान भाई आजमगढ़ से, परवेज अंसारी भाई लुधियाना पंजाब से, मनीष भाई हथरा से, नूर आलम खमिस मुशेद भाई सऊदी अरब से, फिजा भाई पाकिस्तान से, सोनू गौतम भाई कानपुर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, अर्जुन भाई ओडिशा से, बाबर और रिजवान भाई लाहौर पाकिस्तान से, मोहम्मद जकरिया भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, साहिल भाई दुबई से, परवीन सुल्तान भाई गुवाहाटी असम से, करण मौर्य भाई शाहजहांपुर से, तानाजी भाई रेकुलवाडा से, किरण दास जी वेस्ट बंगाल खड़गपुर से, बबलू मौर्य, पिंकी कुशवाहा, हैप्पी और गोल्डी मौर्य कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, मानसी दीप जी ओडिशा बरमुंडा से, सुल्तान भाई पीथमपुर गांधीनगर गुजरात से, जितेश अग्रवाल भाई उदयपुर राजस्थान से, प्रवीण भाई इंडिया से, फरमान खान भाई पीलीभीत से, मोहन भाई अंसोल झारखंड से, गबरू पटेल भाई खदरदबाह से, अमित लहरे भाई बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, प्रमोद भाई बिहार से, अर्जुन भाई महाराष्ट्र सतारा से, सोनू पनियामू भाई कानपुर देहात से, दिलीप कुमार राणा भाई गोरखपुर से, इरफान कनौजिया भाई राजुला गुजरात से, राहुल कुमार शर्मा भाई ओडिशा से, मुकेश गुप्ता भाई बिहार से, बालेश्वर भाई ओडिशा से, वीरू ठाकुर भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, रिजवान भाई सऊदी दमन से, सईद खान भाई पाकिस्तान से, राजा भाई किशनगंज बिहार से, यूसुफ भाई कानपुर से, अवनीत, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, दीप ढिल्लोन भाई चंडीगढ़ से, प्रभाकर भाई नासिक महाराष्ट्र से, नीलेश पटेल भाई मध्य प्रदेश से, रिमझिम सुमन और रोहन भाई कोलकाता से, महेंद्र कुमार भाई न्यू दिल्ली से, प्रांजल ब्राह्मण भाई असम गुवाहाटी से, रियाज भाई मंसूरी नासिक से, कुमारस पात्रा भाई ओडिशा से, मजीद भाई मालदीव से, अब्दुल रहीम भाई असम से, जावेद खान भाई मुंबई से, लड्डी सिंह भाई पंजाब से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, नरेंद्र कुमावत भाई जयपुर से, आरणा और शाश्वत तिवारी लखनऊ से, भीम मिश्रा भाई ओहियो अमेरिका से, अमित भाई देहरादून से, सूरज भाई साउथ दिल्ली से, अंकुश भाई अमरावती महाराष्ट्र से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, सन्नी यादव भाई बिहार छपरा से, जसमीत सिंह गिल भाई न्यू दिल्ली से, सौरभ चौधरी भाई अयोध्या से, किंग दीप सुब्बा भाई सोनाडा दार्जिलिंग से, आकाश पटेल भाई भोपाल मध्य प्रदेश से, राहुल भाई ओडिशा से, दीपक भाई झारखंड से, धनाजी गायकवाड भाई मुंबई से, सिकंदर कुमार भाई चंपारण बिहार से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, राज शर्मा भाई मुरादाबाद से, मनीष भाई सऊदी अरब से, गुड्डू महतो भाई झारखंड से, आशीष पाठक भाई छत्तीसगढ़ से, ब्रजेश कुमार राजपूत भाई लखनऊ से, सर्वेश भाई मऊ उत्तर प्रदेश से, आरती दिगंबर जी पुणे से,
सैफ खान भाई इंडिया से, तौफीक अंसारी भाई दुबई से, अस्सू खान भाई पिपरिया मध्य प्रदेश से, नरेश शर्मा भाई मास्को रूस से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।